These are the possible reactions at anode and cathode. एनोड पर सबसे पहले तो एनायन जाएगा सल्फेट, इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज. सेकंड पॉसिबिलिटी, वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज. थर्ड पॉसिबिलिटी, कॉपर विच इज एक्टिव इलेक्ट्रोड इटसेल्फ कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज. क्लियर? कॉपर Cu2+ में जाएगा. तीन पॉसिबल रिएक्शंस आएंगे. कैथोड पर जाते हैं. कैथोड पर Cu2+ जो केटायन जाएगा Cu2+ कैन अंडरगो रिडक्शन चेंज, वाटर कैन अंडरगो रिडक्शन चेंज. अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कैथोड भी कॉपर का है, क्या वो रिड्यूस हो सकता है? डेफिनेटली कॉपर मेटल, एनी मेटल कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज. 0 to +1 +2 +3 जा सकता है, बट कभी भी मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा. कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu2-, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो जो इसका थर्ड रिएक्शन है कैथोड का, इलेक्ट्रोड का रिडक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल. इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड विल नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे तो उसको लिखा है, यहाँ पे नहीं. क्लियर? ये तो हो गया हमारा पहला एनायन, दूसरा सॉल्वेंट, तीसरा इलेक्ट्रोड. कैटायन, सॉल्वेंट, तीन चीजें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है. एनायन, एनोड पर एनायन, सॉल्वेंट एंड इलेक्ट्रोड, यहाँ पे तीनों पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी एक्टिव है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, एनायन तो सही सही. कैथोड पे भी तीन चीजें रिएक्ट कर सकती है, कैटायन, सॉल्वेंट एंड इलेक्ट्रोड. हियर इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल because electrode cannot undergo reduction change, metal electrode है. अब हमें इनके E नॉट वैल्यू चेक करना है और ये जज करना है which reaction is more preferred. सभी के E नॉट भी लिखे हैं और तुम्हें याद भी होने चाहिए ना. ये लास्ट केस है इलेक्ट्रोलिसिस का जो हम कर रहे हैं, और जितने E नॉट हमने लिखे हैं उतने तुम्हें याद होने चाहिए. क्लियर? मतलब एक रफ हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि किसका कम है किसका ज्यादा है. हमें बेसिकली यही चेक करना होता है. जिसका E नॉट ओपी ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका E नॉट आरपी ज्यादा वो रिड्यूस होगा.
फ्रेंड्स कौन सा रिएक्शन होगा एनोड पर? सर थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन। और कैथोड पर? फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन। नेट रिएक्शन क्या होगा? यदि हम ओवरऑल नेट रिएक्शन देखेंगे सॉल्यूशन में तो क्या होगा? थर्ड और एनोड और कैथोड का रिएक्शन ऐड करके बताना है बस, क्या होगा? Cu प्लस Cu2 प्लस गिविंग Cu प्लस Cu2 प्लस, लेकिन सर कैंसिल करना पड़ेगा ना। हाँ। क्या कैंसिल होगा? Cu2 प्लस ठीक है, तो क्या बचा? Cu। बोलो रिएक्शन। Cu गिविंग Cu। फिर ये कैंसिल नहीं होगा Cu गिविंग Cu, या होगा ये भी? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एनोड का Cu है और ये कैथोड पर Cu है, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग है ना। ये Cu2 प्लस एक्वस है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में दोनों सेम ही कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। कॉपर एट एनोड विल गिव कॉपर एट कैथोड, ये कुछ होगा, राइट? यस सर। एज पर E नॉट वैल्यू, थर्ड and fourth reaction takes place at anode and cathode respectively. एनोड कैथोड पे, एनोड पे थर्ड और कैथोड पे फोर्थ रिएक्शन होगा एज पर ई नॉट वैल्यू, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। नेट रिएक्शन copper at anode will deposit at copper at cathode. देखो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें ये एनोड लिया हमने, इसको कैथोड लिया, कैथोड is connected with the negative terminal, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, कैथोड भी। क्लियर, बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर। अब हो क्या रहा है इसमें, बेसिकली जो भी हमने यहाँ पे CuSO4 ले लिया एक्वस, कॉपर, कॉपर टू प्लस कॉपर, ये कॉपर Cu2 प्लस में कन्वर्ट होगा, एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, तो वही Cu2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन से कैथोड पे चला जाएगा और डिपॉजिट होगा। तो कुछ टाइम के बाद जब तुम देखोगे, विजुलाइज करोगे, तो इसका विड्थ कम होने लगेगा और इसका विड्थ बढ़ने लगेगा। क्लियर? क्या लगता है ऐसा कोई प्रोसेस हम इस जो भी फिनोमिना है, जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, क्या इसको कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं? कहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है?
यहाँ से कॉपर डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसकी विड्थ बढ़ रही है, इसकी विड्थ कम हो रही है। हमने पढ़ा है मेटलर्जी में। और इसमें जो प्यूरिफिकेशन में इम्प्योरिटीज होंगी वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगी, जिसे एनोड मड कहा जाता है। याद है इवन एनोड मड लिखा है मैंने, कॉपर के एनोड मड क्या होता है। So this method is used for the purification of copper, electrolytic purification. Clear? इलेक्ट्रिक प्यूरिफिकेशन, जिसमें एक तो होता है रिडक्शन, रिडक्शन के बाद जो लास्ट प्रोसेस आता है वो होता है प्यूरिफिकेशन। तो इसमें प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। impure copper is made up of, anode is made up of impure copper, cathode is made up of pure copper। यहाँ से impurity नीचे सेटल हो जाएंगी और कॉपर जाके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये प्योर कॉपर है, इसको फिर बाहर लाकर यूटिलाइज कर देंगे। क्लियर? तो कैथोड हम बनाते हैं प्योर कॉपर का और ये बनाते हैं इम्प्योर कॉपर। सो इन 99% प्लस जब हमें प्योरिटी चाहिए होती है तो ये करते हैं हम फाइनली। इज दैट ओके? किसी को कोई डाउट है इसमें? कुणाल, मानसी, मोनिश, मोहम्मद, इज दैट ओके? Yes, sir. yes sir अच्छा, एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तुमने शायद नाम सुना होगा। हमने एक स्टील की स्पून ली और उस स्पून पे सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, तब एक लेयर पूरा सिल्वर का बना दिया ताकि हमें दिखने में सिल्वर लगे बट एक्चुअली पूरा सिल्वर का कंटेंट नहीं है, बिकॉज सिल्वर इज कॉस्टली। गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग, या तो वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो इससे की जा सकती है। हम क्या करेंगे, लेट्स हमें सिल्वर की प्लेटिंग करनी, हमने इसको सिल्वर लिया, क्लियर, यहाँ पे Ag प्लस ले लिया, AgNO3 ले लिया और यहाँ पे स्पून को रख दिया। अब स्पून को रखेंगे, Ag प्लस में डिसॉल्व होगा, वो Ag प्लस यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो पूरा जो स्पून है उस पे एक लेयर बन जाएगी Ag प्लस की, फाइनली डिपॉजिट होगी। So this method is also used for electroplating. पहला पॉइंट में लिखो, this can be used for electro refining, impure metal should be at anode, pure metal should be at cathode, और इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे मेटल का। This can also be used for electroplating substance to be plated should be placed at cathode, substance of which plating is done should be placed at anode। जिस पर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना है उसे कैथोड पर रखा और जिससे करवाना है उसे एनोड पर रखा। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है तो उसे एनोड पर, और जिससे करवानी है स्टील पर तो उसे कैथोड पर। Substance to be plated on which plating is done here should be a cathode. Substance of which plating is done is at anode. आज बच्चे कम क्यों हैं? 44 ही स्ट्रेंथ है।
क्लियर है इतना? अनुष्का, अपूर्वा, आशुतोष, अथर्व? Yes, sir. चलो। सर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फेनोमेनन रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है क्या नहीं? डेफिनेटली रिएक्टिविटी सीरीज पे मतलब कैसे पूछना चाह रहे हो, समझाने में? मतलब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव पे कवरिंग कर देगा या फिर लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव नहीं, एलिमेंट वैसे? डिपेंड करेगा, एक्चुअली डिपेंड करेगा। देखो, मैं बात करता हूँ, चलो हम इसको कॉपर ही ले लेते हैं। कॉपर की हमें कॉपर पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है सिल्वर की। तो यदि मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, रिएक्टिविटी मतलब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर का होता है -0.8 और कॉपर का। हाँ। तो यदि कॉपर ज्यादा एक्टिव है, हमने कैथोड को कॉपर ले लिया, सिल्वर को एनोड लिया और यहाँ पे Ag प्लस का सॉल्यूशन लिया, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि कॉपर जाके डिपॉजिट हो कहीं पर। इस पे ऑक्सीडेशन होगा तो Ag प्लस में जाएगा, क्लियर? अब Ag प्लस में गया और यहाँ पे Ag प्लस है तो Ag प्लस का रिडक्शन होगा। तो हमारे पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए कि कॉपर कहीं पे जाके रिड्यूस हो जाए या ऑक्सीडाइज हो। तो किस पे तो रिडक्शन होता है, और जिस पे रिडक्शन होगा तो कॉपर Cu माइनस में तो जाएगा नहीं, तो ऑक्सीडाइज होगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ज्यादा एक्टिव कम एक्टिव पे होगा। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस थिंग फिनोमिना, व्हाट द मटेरियल ऑफ एनोड, द मटेरियल ऑफ कैथोड, द पॉसिबल रिएक्शन। हाँ, पॉसिबल रिएक्शंस तीन है, तो मैं तीन में से फिर डिसाइड करूंगा जिसका ओपी ज्यादा, जो ज्यादा एक्टिव है वो रिएक्शन होगा प्रिफर्ड। बट यदि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड जो ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी एक्टिविटी ज्यादा है, यदि वो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट? हाँ सर। क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटिटिव जहां पे चीज आएगी कि दो मेटल है, चलो कौन सा ऑक्सीडाइज होगा तो हम फिर डिसाइड करेंगे। बट हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। होमवर्क कहाँ से दिया था? सेक्शन ई? हाँ सर। बस सेक्शन ई दिया था और कुछ भी नहीं दिया था? नहीं सर, सिर्फ सेक्शन। section. यू कैन टाइप डाउट्स ऑफ सेक्शन इन चैट बॉक्स फास्ट। पहले डिस्कस करते हैं फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे चलेंगे हम। तुम्हारा टेस्ट कब है? Sir, 13. 13 को। इस संडे कोई टेस्ट? No, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 10 काफी लोगों का आया है। सबसे पहले 10 ही बता देता हूं मैं।
Aqueous solution of all this are given. कैथोड पे केटायन का रिडक्शन होगा 1 2 3 4 cations and water can also undergo reduction change because aqueous solution is given. क्लियर? सॉल्यूशन दे रखा है हमें सिर्फ ये देखना है किस ऑर्डर में बेसिकली उनका ई नॉट आरपी इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा ई नॉट आरपी एजी का, सबसे पहले डिपॉजिट होगा एजी, फिर एचजी, फिर कॉपर, और कॉपर के बाद रिडक्शन होगा पानी का, और यदि पानी का रिडक्शन चालू हो गया तो वाटर तो सॉल्वेंट है, वो जब तक पूरा रिड्यूस नहीं होगा इसका रिडक्शन नहीं होगा, और यदि पानी का रिडक्शन हो गया, पानी खत्म हो गया, फिर तो इसका रिडक्शन वैसे ही पॉसिबल नहीं होगा, एक्वस सॉल्यूशन ही नहीं बचेगा, तो इसका रिडक्शन कभी भी नहीं होगा इस सॉल्यूशन में। जो भी जिनका भी रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम है, ऐसे मेटल के आयंस का रिडक्शन एक्वस सॉल्यूशन में पॉसिबल ही नहीं है। तो पता है मैग्नीशियम के केस में हमने मेटलर्जी में देखा था, मैग्नीशियम को हम रिफाइन करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि यदि पानी में मिला दिया तो पानी पहले रिड्यूस हो जाएगा और ये बच जाएगा एट द। इज दैट ओके? ये कभी रिड्यूस नहीं होगा। 1 2 3 आंसर। क्लियर है? काफी बच्चों का डाउट था 10, और वो इसलिए था क्योंकि तुमने पानी को कंसिडर नहीं किया था। वैभव, सुरभि, कौस्तुभ, अदिति, सिद्धि, रिद्धि, इज दैट ओके? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर, आपने कौन सा सेंटेंस बोला? सॉरी? हाँ सर, आपने अभी सेंटेंस बोला ना कि कौन से भी आयंस का पानी से कम होगा, तो मैं लिखाता हूँ, ये देख लो लेक्चर नोट्स में। नोट if any metal ion has lesser E naught Rp than water, मतलब -0.83 वोल्ट से यदि किसी का कम है, then it won't undergoes reduction change in aqueous solution. This note you need to write in lecture notes, no? चले हम आगे। Question number 1, which of the following substance, sodium, Hg, sulfur, platinum and graphite, can be used as inert electrode in electrolytic cells having aqueous solution? मतलब aqueous solution हमने लिया है, कौन सा इसमें से inert electrode होगा?
सोडियम तो इनर्ट इलेक्ट्रोड डेफिनेटली नहीं होगा, खुद पानी से रिएक्ट कर जाएगा। Hg कैन नॉट रिएक्ट विथ वाटर, Hg कैन बी इनर्ट इलेक्ट्रोड। सल्फर तो इलेक्ट्रोड यूज ही कैसे करेंगे, मतलब वो मेटल सॉलिड बार के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा, एंड इट कैन रिएक्ट विथ वाटर आल्सो। प्लेटिनम कैन बी यूज्ड, Hg, platinum and the graphite. Graphite will not react with water. So Hg, platinum, graphite, they are inert, they don't react with water. Is that okay? Then after question number 1, question number 2, by the electrolysis of aqueous solution of CuSO4, the product obtained at electrodes are, ये अभी किया है, अच्छा इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं दे रखा है, हमने एक्टिव वाला किया है। चलो तो कॉपर वाला रिएक्शन हटा देंगे, ऑक्सीडेशन वाला। अब यदि हमने जो लास्ट केस किया है उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हटा दिया जाए, थर्ड रिएक्शन हटा दिया जाए, तो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा रिएक्शन प्रिफर्ड होगा? विच हैज मोर इनॉट वैल्यू? एक तो सल्फेट ऑक्सीडाइज हो सकता है या पानी ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो डेफिनेटली वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सल्फेट। तो वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज, O2 रिलीज होगा एनोड पर और कैथोड पे बनेगा कॉपर। थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन किसका डाउट था? Yes, sir. Then after question number 2, question number 6, an acidic solution of copper sulfate containing some contamination of zinc and iron 2, ठीक है, मतलब Zn2 plus और iron copper 2 sulfate some contamination zinc and iron 2 ions was electrolyzed till all the copper is deposited. If electrolysis is further continued for some time, the product liberated at cathode, कैथोड पे रिडक्शन होगा, कॉपर 2 प्लस सबसे पहले रिड्यूस होगा। अब हमें ये देखना है Zn2 प्लस एंड Fe2 प्लस, Zn2 प्लस और Fe2 प्लस में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है? किसका ज्यादा होता है दोनों में? Zn2 plus. तो Zn2 प्लस पहले होगा, क्लियर? बट हाँ एट द सेम टाइम हमें एक्वस सॉल्यूशन भी दे रखा है ना, पानी का भी कंसिडर कर लेना इसमें। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? -0.83, और Zn2 प्लस का कितना होता है? जिंक का होता है 0.76 ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 होगा। यहाँ पे जिंक दे रखा है, Zn2 प्लस नहीं मेंशन है। आई डोंट नो वो Zn2 प्लस बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर Fe का ज्यादा रहता है Zn से। क्या बोल रहे हो? Fe हाँ का उसका Zn -0.76 होगा और उसका -0.44 होगा, और दोनों का ही पानी से ज्यादा है। If electrolysis some contamination but concentration is less and was electrolyzed till all the copper is deposited. हाँ हमने एक और चीज यहाँ पे जो मिस की है वो की है एसिडिक सॉल्यूशन इज गिवन। क्लियर? एसिडिक सॉल्यूशन दे रखा है, एसिडिक सॉल्यूशन में होगा ये H प्लस भी प्रेजेंट होगा, वी कैन हैव दिस पॉसिबल रिएक्शन आल्सो H2, और इसका E नॉट आरपी होता है 0। कॉपर 2 प्लस का E नॉट आरपी होता है प्लस 0.34 वोल्ट। तो सबसे पहले तो कॉपर रेड्यूस होगा, उसके बाद फिर एसिडिक सॉल्यूशन है हाइड्रोजन रेड्यूस होगा। आंसर इसका H2 आएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? Yes, sir. Next, seventh question. During electrolysis of fused calcium hydride CaH2 molten form में, the hydrogen is produced at CuH2 में copper 2, sorry कौन सा था ये? कैल्शियम Ca नॉट Cu, ये होगा Ca2 प्लस और हाइड्रोजन होगा माइनस में। तो यहाँ पे हाइड्राइड है, H एग्जिस्ट इन नेगेटिव फॉर्म, एनायन। अच्छा एनायन एनोड पे जाएगा या कैथोड पे जाएगा? एनायन विल गो टू एनोड और anode. कैथोड? एनोड। एनोड का ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा?
बस इतना ही पूछा है, नोट, दैट्स इट, आंसर इज 2। क्लियर? H माइनस एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, H2 बनाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, एट कैथोड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस Na2SO4। कैथोड पे केटायन जाएगा, केटायन Na+ है तो Na+ तो रिड्यूस होगा नहीं। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेटल, इसका तो ओपी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, Rp बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। बचा क्या? पानी। पानी ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पर। व्हेन वाटर अंडरगो रिडक्शन चेंज, H2 गेट रिलीज, H2O plus electron giving H2 plus OH minus. Answer will be H2 for 9th question. कुछ और रह गया क्या किसी का? कोई क्वेश्चन तो अनम्यूट करके बोल दो, काफी सारे मैसेज थे तो शायद कुछ मिस हो गया हो। कुछ रहा तो नहीं है किसी का भी? चले हम आगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस, we need to understand some equivalent terms। कुछ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के टर्म्स हमें समझना जरूरी है। क्लियर? पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस पर चलते हैं। थोड़ा सा फोकस करना अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? और अगेन ये एक और चैप्टर में आगे आएगा टाइट्रेशन में, तो वहां पे तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे कवर कर लेंगे।
कर लिया कॉपी? सही, सलोनी कॉपी हो गया है? Yes, sir. चलो देखना, मैं इसको एग्जांपल के साथ ही एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। कॉपर Cu2+ में गया, फर्स्ट एग्जांपल, क्लियर? Number of electron transferred by one molecule, one ion or one atom of a substance, or number of moles of electron transferred by one mole of a substance. यहाँ पे molecule लिया है तो number of electrons, यहाँ पे moles of molecule लिया है तो moles of electrons आ जाएंगे, तो एक ही बात है। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पा रहा है? यहाँ पर कॉपर का कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 2, तो इसका इन फैक्टर 2 हो गया। एल्यूमिनियम का इन फैक्टर बताओ मुझे कितना होगा? Al3+ में जाता है, इसका इन फैक्टर 3। मुझे इस रिएक्शन का इन फैक्टर बताओ। सल्फेट इज गिविंग H2O8 2- +2 इलेक्ट्रॉन। रुकना, मैं ना अलग अलग लिखता हूँ। कॉपर का 2, Cu2+ से Cu पे आओगे तब भी 2, एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। एल्यूमिनियम का 3, Al3+ का भी 3, मतलब दोनों का अलग अलग होगा। हो सकता है यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, जैसे यहाँ पर तुम चेक करो। बताओ इसका इन फैक्टर कितना होगा? दो सल्फेट मिलके कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पा रहे हैं? 2 तो वन सल्फेट कैन ट्रांसफर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 So two sulfate can transfer 2 electrons. One sulfate can transfer 1 electron. By definition, number of electron transferred per ion by one ion. इसका इन फैक्टर 1 और H2O8 2- का इन फैक्टर 2, because this one ion can transfer connected 2 electron. तो इसका इन फैक्टर 1, इसका इन फैक्टर 2। इसके दो आयन इन्वॉल्व है, इसका एक आयन इन्वॉल्व है टू ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इन फैक्टर 2, इसका 1। समझ में आया इतना? किसी को कोई डाउट अभी इसमें? मैं और भी एग्जांपल्स लेता हूं, बट एट द सेम टाइम मैं इक्विवेलेंट वेट भी डिफाइन कर देता हूं। इक्विवेलेंट वेट इट इज अ वेट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन ट्रांसफर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझना, कॉपर का एन फैक्टर 2 है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, एक मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। इक्विवेलेंट वेट वो वेट है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5 होता है क्या? हाँ सर। यदि 63.5 ग्राम which is the weight of 1 mole that can transfer 2 moles of electron, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने ग्राम ट्रांसफर कर पाएगा? 63.5 by 2 लिख सकते हैं। मैं सा 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, then 63.5 ग्राम can transfer 2 moles of electron and for 1 mole 63.5 by 2, इतने ग्राम इसका जो है बेसिकली वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाएगा। एल्यूमिनियम 27 ग्राम है, 27 डिवाइडेड बाय 3, 27 ग्राम कैन ट्रांसफर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 27 by 3, 9 ग्राम कैन ट्रांसफर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? ये तो मैंने यहाँ पे बताया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, ये जनरल फॉर्मूला। सल्फेट का मोलार मास 96 अपॉन 1, इसका मोलार मास डबल कर दो 192 अपॉन 2, एन फैक्टर 1 एन फैक्टर 2। क्या समझ में आ रहा है इतना? मैं और एग्जांपल लेता हूं। HCl, H2SO4,
H3PO4, BaOH whole twice, NaOH, कुछ एसिड बेस के रिएक्शन ले लिए। ऊपर वाले रिडॉक्स रिएक्शन थे, ये एसिड बेस रिएक्शन है। चलो मुझे बताओ HCl कितने H प्लस ट्रांसफर कर सकता है? हाउ मेनी H प्लस आर देयर? 1. इसमें कितने H प्लस हैं? 2, 3, 2, 1। तो H प्लस, एक H प्लस पे एक इलेक्ट्रॉन, 2 H प्लस पे 2 इलेक्ट्रॉन। Similarly, it can transfer 1 mole of H plus, 1 mole of electron can be transferred, 2 moles of electron can be transferred, 3 moles of electron can be transferred, 2 moles, 1 mole। समझ में आया इतना अभी? और इक्विवेलेंट वेट पूछोगे, जो भी इनका मोलार वेट है 36.5 by 1, 98 by 2, 98 by 3, इसका मोलार वेट चेक कर लेना जो भी होगा, 40 by 1। मतलब बेसिकली मोलार मास अपॉन एन फैक्टर करना है। सानिका, संजीवनी, क्लियर है इतना? यस सर। हाँ सर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोथ आर सेम। जैसे नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, मोल्स एक होते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय डेफिनेशन weight of a substance in grams। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मोलर वेट होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा वेट इन ग्राम, सेम वे में डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, बजाय मोलिकुलर मास के मोलिकुलर वेट के इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। सो W अपॉन E, here where E can be written as molar mass upon n factor। n factor ऊपर चला गया। वेट अपॉन मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसे तुम नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हो इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर। इसको हमने लिखा वेट बाय मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स। चलो एग्जाम्पल देखो, एक
HCl के लेट से नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हैं 10। अब तुमसे पूछा है कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 10 मोल्स इनटू n फैक्टर। n फैक्टर कितना है इसका 1 था, एक HCl में एक H प्लस था, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गए 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, इंटू 2 20, इंटू 1 10। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉट एवर द नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर हमने किया, हमारे पास आ गए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। देखना तुम्हारे पास जो 10 मोल्स ऑफ H2SO4 है ना, ये 10 मोल्स ऑफ H2SO4 they can transfer 20 moles of H plus, they can transfer 20 moles of electron. So number of equivalent are at 20. 10 moles of H3PO4 can transfer 30 moles of H plus, that means they can transfer 30 moles of electrons. If they can transfer 30 moles of electron, then number of equivalent is 30. So number of equivalent वो quantity आ रही है जितने moles of electron transfer हो सकते हैं from the given amount of the substance. So number of equivalent बोले या ये बोले हमारे पास उतना सब्सटेंस है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो भी गिवन है उतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। So number of equivalent is nothing but number of equivalent is amount, इसको amount की जगह मैं ये लिखता हूं, number of moles of electron can be transferred। और हम इसको इस चैप्टर में पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाना है, ऑक्सीडेशन में लूज करवाना है, रिडक्शन में गेन करवाना है, वहां पे रिलेट करने वाला। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड। तुम्हें बोला गया किसी भी एक सब्सटेंस के 15 इक्विवेलेंट है, इसका मतलब वो 15 मोल्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर? So number of equivalent and number of moles of electron transferred both are same। और डेफिनेटली हमने इक्विवेलेंट को डिफाइन ऐसे किया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट विच कैन ट्रांसफर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 ग्राम इक्विवेलेंट विच कैन ट्रांसफर 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर सर बेसिसिटी भी मतलब कितने हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल के पास, तो फिर ऐसा होता है तो फिर n फैक्टर इज इक्वल टू बेसिसिटी होता है। और एनी एसिड, यस, बहुत स्पेसिफिक हो गया, वो सिर्फ एक एसिड के लिए डिफाइन होगा, बेसिसिटी एंड एन फैक्टर आर सेम फॉर एसिड, बट दूसरे सब्सटेंस के लिए जिनके लिए बेसिसिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं बट एन फैक्टर डिफाइन किया जा सकता और सर बेसिस के लिए एसिडिटी इज n फैक्टर, है। सॉरी, बेसिस के लिए एसिडिटी इज n फैक्टर। हाँ
वैसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को तुम काफी कुछ मूल कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हो, सिर्फ एक एन फैक्टर पिक्चर में अलग आ जाएगा। जैसे मोलारिटी डिफाइन किया था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन द सेम मैनर वी कैन डिफाइन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सिर्फ मोल्स को इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया गया है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज इन लीटर। इसको रिप्लेस कर दो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को मोलारिटी से, तो नॉर्मलिटी आ रहा है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। जैसे नंबर ऑफ मोल्स आता था ना, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। You can replace normality by molarity into n factor. तो दो और फॉर्मूले आ गए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम और मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। सिर्फ एक n फैक्टर एक्स्ट्रा है कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में। It is the number of gram equivalents or number of equivalents, both are same, present in 1 liter of the solution. Moles per liter की जगह gram equivalent per liter. कौन सा एसिड लिया जाए?
Find n factor, equivalent weight, number of equivalent, normality of a solution containing this many gram of H2S in 1500 ml water, और जो water है वही solution का volume. Yeah. मैक्सिमम 2 मिनट लगने चाहिए पूरे चारों पार्ट में, बस उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. And if you get the answer, you can type in chat box, कॉमा करके चारों आंसर रिपोर्ट कर सकते हो. दिव्यानी का आंसर आया है, वैभव का आंसर आया है, अथर्व का आया है. दर्शन, सुरभि, अनाया. फाइंड एन फैक्टर. H2S 2H प्लस ट्रांसफर कर सकता है. एन फैक्टर इज 2. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, पहले इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं. इक्विवेलेंट वेट मोलार वेट अपॉन एन फैक्टर. मोलार वेट है 34 अपॉन एन फैक्टर. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट weight upon equivalent weight 51 upon 17, 3. Then normality, number of equivalent upon volume of solution in liter. Number of equivalent आए 3
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था 1.5 लीटर, सो 30/52 आ रहा है नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी के यूनिट होते हैं जैसे मोलारिटी के होते हैं मोलार, ऐसे नॉर्मलिटी के यूनिट होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, सॉरी पर लीटर, उसमें होता है मोल पर लीटर, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और नॉर्मल, मोलार की जगह नॉर्मल और कैपिटल है, या 2 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 2 नॉर्मल सॉल्यूशन, 2 कैपिटल एन, सारे सेम है, यूनिट्स ऑफ नॉर्मलिटी। ये तुम्हें लिखना है ना लेक्चर नोट्स में, वैसे तो ये भी लेक्चर नोट्स में ही था। क्लियर है इतना? सुरभि, स्वानंद, इज दैट ओके? Yes, sir.
कॉपी करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसे। चलो देखना, Faraday's first law, weight of a substance which undergoes oxidation or reduction change is directly proportional to charge or current passing through it। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, लेट से हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं मोल्टन Mg2+ का। Mg2+ कैन अंडरगो रिडक्शन चेंज इन मोल्टन स्टेट, ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होना रिडक्शन होना एक ही बात है ना, मतलब चार्ज को खत्म करना, वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो Mg2+ Mg में कन्वर्ट हो रहा है। 1 mole 24 ग्राम, that is 1 mole required 2 moles of electron। 24 ग्राम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है डिस्चार्ज होने के लिए, रिड्यूस होने के लिए। ये बताओ जी, मैं 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो कितने ग्राम इसका रिड्यूस होगा? क्या बोल सकते हैं 24 की जगह 48 हो जाएगा। इफ इट डबल द चार्ज देन डेफिनेटली वेट विल आल्सो बी डबल। जितना ज्यादा चार्ज या करंट पास करोगे उतना ज्यादा डिस्चार्ज, दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो मोर हो गया, इसका मतलब इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। more the charge passing through electrolytic solution, more the weight of the substance undergoes oxidation or reduction change। डेफिनेटली मैं एल्यूमिनियम की बात करूंगा तो एल्यूमिनियम के लिए 27 ग्राम 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। तो 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए 9 ग्राम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए 12 ग्राम। मतलब हर एक सब्सटेंस का अपना प्रोपोर्शनलिटी अलग अलग होगा। इसको डबल करोगे तो ये डबल होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 मोल किए यहाँ पे 2 मोल किए तो दोनों सेम आ रहे हैं। That means this Z depends on the material, metal, element, substance which is undergoing oxidation or reduction change। उसका molecular mass कितना उस पर डिपेंड करेगा। So this is not a universal constant। ये Mg के लिए अपना कांस्टेंट अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अपना कांस्टेंट अलग होगा। Yeah? So Z is called electrochemical equivalent। It is the weight of a substance। को भी डिफाइन कर सकते हैं, Q को 1 रखो तो Z और W इक्वल आ गए। is the weight of a substance which discharge on passing 1 coulomb charge through it। जब 1 coulomb charge पास कर रहे हैं तो Z जो भी वेट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है वो हो जाएगा। I is current, T is time। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? Is that okay? अब हम Z का वैल्यू भी देखते हैं क्या होगा। हमने देखा W इक्वल टू ZQ। If Q is
charge on 1 mole of electron. 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखते हैं पहले हम 1.6 10 to the power minus 19 कूलम into 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर. चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया, एवोगैड्रोस नंबर किया 96500 कूलम आ रहा है. यूनिट कूलम पर ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट इसलिए आया है जो भी सब्सटेंस 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा उसको वो होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट. चार्ज ऑन 1 मोल इज बेसिकली चार्ज ऑन 1 ग्राम इक्विवेलेंट. 96500 कूलम और इसे लिखा जाता है एफ, कैपिटल एफ, फैराडेज कांस्टेंट. पढ़ा है क्या पहले कहीं फिजिक्स में? दिव्या ने पढ़ा है पहले कभी? नहीं सर, वो ये नर्स्ट इक्वेशन में आया था, बस वही याद है. अच्छा, नर्स्ट इक्वेशन में मैंने डिटेल में बताया था. ठीक है, तो मुझे इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर ठीक है, चलो बता दिया. तो जब तुम Q को F लोगे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं F रखूंगा. क्लियर? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. कैन बी राइट if Q is F, if Q is F then W will be equivalent weight. क्या इक्विवेलेंट वेट को ऐसे डिफाइन किया गया है कि वो वेट है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सके. यदि Q को हम 1 फैराडे रख रहे हैं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, इसका मतलब हम उतना वेट ले रहे हैं जो इक्विवेलेंट वेट है. इफ Q is F then W will be E. चलो, W इक्वल टू ZQ. यहाँ पे W को रखते हैं E और Q को रखते हैं F. तो Z हमने डिराइव कर लिया E अपॉन F. हर सब्सटेंस का अपना अलग अलग इक्विवेलेंट वेट होगा और अपना अलग अलग Z होगा. तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी W इक्वल टू ZQ. इतना कॉपी करो, फिर लिखाता हूँ. तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर है अभी किसी का? यस सर. किसका है? फिजिक्स. डिप्टी सर का? हाँ सर. मैं लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ. डिप्टी सर को बोल दूंगा कि वो लेट स्टार्ट करें. ठीक है? थर्ड लेक्चर तो नहीं है, वो भी है तुम्हारा? यस सर. थर्ड भी है एमएसटी सर का. तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ. डीपीडी सर को ये बोल दूंगा जितना भी मैं एक्सटेंड करता हूँ कि वो लेट स्टार्ट करे, एट द सेम टाइम वो टाइम पे खत्म भी कर दे. ठीक है? हाँ. क्योंकि ये हेडिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा. बीच में छूटेगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा.
रफली 15 मिनट्स के आसपास मैं एक्सटेंड करूंगा ना, बट डोंट वरी, तुम्हारी 15 मिनट सेकंड लेक्चर में कम हो जाएगी, तो भागना मत ना लेक्चर छोड़ के। नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू Q by F। F ये वो कांस्टेंट था जो चार्ज था बेसिकली 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, टोटल चार्ज divided by charge on 1 mole of electron, this will give number of moles of electron that can be transferred। एक मोल में इतना चार्ज, टोटल चार्ज लिया, एक मोल के चार्ज से डिवाइड किया, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आ गए। इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी या नंबर ऑफ फैराडे। हमने इतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया। If we are saying 5 Faraday electricity is transferred, it means we have transferred 5 moles of electron. So number of Faraday, number of moles of electron transferred, both are same. Even number of moles of electron transferred, so number of equivalent के भी same। Clear? तो हम उसको भी देखते हैं। चलो वापस से यहाँ पे आ जाते हैं हम। W equal to E by F into Q। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं। W by E equal to Q by F। क्या W by E नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, यही होता है ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और Q by F क्या होता है, नंबर ऑफ फैराडे। नंबर ऑफ फैराडे और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ से भी सेम आ गया, हमें वैसे भी पता था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वो होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यदि 3 दिया है मतलब 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, चार्ज अपॉन F नंबर ऑफ फैराडे व्हिच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो हमें पहले से भी पता था, ये लॉ बहुत स्पेशल नहीं है, इसने बहुत कुछ अच्छे से बताया, जस्ट मैथमेटिकली रिलेट किया है या जो हमें पता था ऑलरेडी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास वेट बाय ई, क्यू बाय एफ, और क्यू को हम लिख सकते हैं आई टी बाय एफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और यहाँ पे हम जो आई यूज करते हैं ना, ये आई होता है एक्चुअल। काफी बार अभी समझ में आएगा, अभी के लिए तो जितना लिखो एक्चुअल, जितना यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्चुअल और यूटिलाइज, कुछ लॉस होगा तो वो काउंट नहीं करेगा। देखो मैं फैराडेज लॉ पहले मैथमेटिकली तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके थ्योरी पे आता हूँ। 2 मिनट वेट करना, कॉपी मत करना। फर्स्ट लॉ का एक्सटेंशन ही फैराडे सेकंड लॉ है, कुछ स्पेशल नहीं है। सेकंड लॉ में भी हमने देखा था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट क्यू बाय एफ। हमें सेकंड लॉ में ये कहा गया
यदि हम सेम चार्ज पास कर रहे हैं दो या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज आल्सो कॉल्ड वोल्टामीटर, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म की जाती है उसे वोल्टामीटर, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। जब हम सेम चार्ज या सेम करंट पास कर रहे हैं, उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया है, सीरीज कनेक्शन मींस सेम करंट इज पासिंग थ्रू ऑल ऑफ देम। So when we are passing same charge or same current through them, then their number of equivalent will be same, होना भी चाहिए। यदि Q सेम है दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, F तो कांस्टेंट होता ही है, Q by F सेम है तो W by E सेम होगा, there is equivalent सेम होंगे। फर्स्ट लॉ का ही एक्सटेंशन है, कुछ अलग नहीं। Yeah? If two or more electrolytic cells are connected in series, series connection का mean same charge or current passing through them, ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। Then there W by E, that is number of equivalent, will be same or constant. सभी के लिए सेम वैल्यू होगा या कांस्टेंट वैल्यू होगा। या इसको मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फॉर 1 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फॉर 2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फॉर 3, जितने भी कनेक्टेड है सीरीज। W1 by E1, W2 by E2, W3 by E3 कांस्टेंट। जैसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 करते थे, P by V इज कांस्टेंट, W अपॉन E इज कांस्टेंट। सो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेट इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो किसका कितना वेट ऑक्सीडाइज रेडियस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट। जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट उतना ज्यादा वेट। ये 1 लिया, ये 1 लिया, 1 अपॉन 1 तो 2 किया तो ये भी 2 हो जाएगा, डबल हो गया, रेशियो तो सेम आना ही है। तो फर्स्ट लॉ का जस्ट एक्सटेंशन है सेकंड लॉ। क्या इतना समझ में आता है? इज दैट ओके? नरेश क्लियर है? प्रतीक, शेख, मेघना, इज दैट ओके? यस सर। 5 बच्चों का नाम लिया, एक का यस आया है, बता। यस सर। यस सर। कॉपी कर लिया है? हाँ We always have certain loss of current charge during the reaction. It may be possible कुछ current या charge किसी दूसरे side reaction में utilize हो रहा हो, कुछ internal resistance में loss हो रहा हो. So we can define current efficiency. जितना चार्ज एक्चुअली यूटिलाइज हुआ है रिएक्शन को परफॉर्म करने में, डिजायर्ड रिएक्शन को परफॉर्म करने में, डिवाइडेड बाय
क्यों थियोरेटिकल और क्यों पासिंग फ्लूइड? जितना हमने पास किया, हमने पास किया लेट से 50 कूलम, उसमें से यूटिलाइज हुआ 40 कूलम, करंट एफिशिएंसी होगी 40/50 into 100, 80%। तो कभी कभी करंट एफिशिएंसी दी होती है और हमें एक्चुअल चार्ज कैलकुलेट करना होता है, पासिंग फ्लूइड दे रखा होता है, तो जितना भी करंट पास किया करंट एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 करके, वी गेट द एक्चुअल चार्ज और चार्ज यूटिलाइज। चार्ज लिखें करंट लिखें एक ही बात है, Q इक्वल टू I इंटू टी, टी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। चार्ज एफिशिएंसी करंट एफिशिएंसी बोथ आर सेम। इज दैट ओके? कॉपी करो एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, 3 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं सॉल्व ना, ताकि तुम होमवर्क में कर पाओ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। आई एम डूइंग 3 क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के आंसर बता दो क्या होगा। सेक्शन ए 1 एंड 3, बस मैक्सिमम फॉर्मेट 9:15 ज्यादा नहीं एक्सटेंड होगा ना, 9:15 तक वेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 3 क्या आंसर होगा सेक्शन ए एक्सरसाइज 1? तुम आजकल रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, कोई कुछ बोलता ही नहीं। 45 स्टूडेंट से एक भी नहीं बोल रहा है कुछ नहीं। 1 का 4 और 3 का 2। The electric charge for electrode deposition of 1 gram equivalent of a substance 1 Faraday, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 Faraday, नंबर ऑफ Faraday नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपसे। फोर्थ हो गया फर्स्ट का आंसर। थर्ड Faraday's फर्स्ट लॉ क्या है? W इक्वल टू ZIT। I Z into I into T, सेकंड ऑप्शन थर्ड। क्या क्लियर है फर्स्ट और थर्ड? सर फर्स्ट रिपीट करो। फर्स्ट है द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रिक डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अभी इसके जस्ट पहले लिखा था ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड नंबर ऑफ Faraday आर सेम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है 1, तो नंबर ऑफ Faraday 1। अब 1 Faraday का चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम। इज दैट ओके नाउ? यस सर। 6th क्वेश्चन। चलो 6th क्वेश्चन जल्दी से तुम बताओ, थ्योरेटिकल है मतलब पढ़ के ही बता दोगे। An ion is reduced to the element when it absorbs this many electrons. Number of equivalent and number of moles of electron both are same, which can be transferred. क्या 6th क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसा लिख सकते हैं, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। Number of electrons divided by Avogadro's number will be the number of moles of electron transferred, which is number of equivalent. ये पूछा गया है हमें number of equivalent और ये दिया है। Aditi, is that okay? Yes, sir. खुशी जैन, खुशी लुनावत। Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन कैलकुलेशन का देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, जस्ट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, T कैलकुलेट करना है हमें। W दे रखा है क्रोमियम का 5 ग्राम। Current is also given 1.5 ampere. Atomic mass is also given. W equal to E by F I T, Faraday's first law. क्रोमियम का वेट 5 ग्राम। क्रोमियम का वेट लिया है तो यहाँ पे क्रोमियम का ही इक्विवेलेंट वेट लेना होगा। क्रोमियम
इसका जो कन्वर्जन है वो हो रहा है Cr2SO4 होल ट्राई से क्रोमियम में। मुझे बताओगे एन फैक्टर कितना होगा क्रोमियम का? +3 0 एन फैक्टर। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 0 से +3? 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं क्या यहाँ पर 0 to +3? तो इसका एन फैक्टर हो गया 3 और इसका एन फैक्टर हो गया 6। कोई बता पाएगा क्यों इसका एन फैक्टर 6 और इसका 3 है? वैभव क्यों इसका 6 होगा? सर क्योंकि वहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम है। 2 क्रोमियम के एटम है, 1 एटम कैन ट्रांसफर 3 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम कैन ट्रांसफर 6 इलेक्ट्रॉन। हमें एक मॉलिक्यूल में देखना है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। चलो मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाता हूँ, 2 आ जाएगा। अब कितना होगा इसका एन फैक्टर? कितना होगा वैभव? 3 होगा। 3 ही होगा। इस कोफिशिएंट से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। स्टिल वन मॉलिक्यूल हैज ओनली वन एटम ऑफ क्रोमियम। टू मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल में अभी भी 2 एटम नहीं आएंगे ना, तुम 2 लिखो 2000 लिखो, इसका एन फैक्टर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी तुम 100 लिखोगे कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी 6 ही होगा। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है वो मैटर करता है। चलो हमें क्रोमियम था, क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में 52। तो इक्विवेलेंट वेट 52 अपॉन एन फैक्टर अपॉन फेराडेज कांस्टेंट 96500। करंट हमें दे रखा है 1.5 एम्पियर और टाइम कैलकुलेट करना है। एवरीथिंग इन एसआई यूनिट। हमारे पास जो टाइम आएगा सेकंड में आएगा, फाइनली मीटर में कन्वर्ट कर देना, मिनट में कन्वर्ट कर देना। तो टी आया 5 × 96500 into 3 upon 52 into 1.5 सेकंड। यार 60 से डिवाइड करोगे ऑप्शन मैच कर जाएगा मिनट्स। क्या ये समझ में आता है इतना? Is that okay? Monish, Sheikh, Mansi, Crancy, is that okay? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. One last question, 18 मैं ही कर रहा हूँ सॉल्व। The weight ratio of aluminium and Ag deposited using the same quantity of current. क्वांटिटी ऑफ करंट सेम दे रखा है, मतलब हम फैराडे सेकंड लॉ लगा देते हैं। W of aluminium upon equivalent weight of aluminium, W of Ag upon equivalent weight of Ag। यदि सेम करंट पास करें W1/E1 इक्वल टू W2/E2। चलो हमें वेट रेशियो बताना है, वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन वेट ऑफ Ag, ये पूछा है क्वेश्चन में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। क्लियर? अब हमें इक्विवेलेंट वेट ही तो निकालना है। एल्यूमिनियम का जो एन फैक्टर होगा 3 + 3 में जाता है, Ag का एन फैक्टर होगा 1। सो 27/3 108/1 molecular mass upon n factor 9/108। क्या इसी फॉर्म में दे रखा है हमको? ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18। इज दैट ओके? फैराडेज सेकंड लॉ पे बेस्ड है। W1/E1 इक्वल टू W2/E2, इक्विवेलेंट वेट को लिखा है मोलार वेट अपॉन एन फैक्टर। और हमें वैलेंसी पता है एल्यूमिनियम की 0 से +3, Ag 0 से +1। क्या एक्सरसाइज 2 में से पहले होमवर्क दिया गया है कभी? कहां तक दिया है तो? सर 25 तक। 25 तक दिया है। एक्सरसाइज 3 में से
Homework for the next week. प्लीज नोट द होमवर्क, और मैं सर को अभी बोल देता हूँ वो 15 मिनट्स लेट स्टार्ट करें। You may leave now.